गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से। कोविड-19 के मामले 91 लाख के पार। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के 24 घंटे में 44,059 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91 लाख के पार पहुंच गए हैं, जिनमें से 85,62,641 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91,39,865 हो गए हैं। वहीं 511 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,33,738 हो गई है। देश में लगातार 13 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या 5 लाख से कम नजर आ रही है। अभी 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 22 नवंबर तक कुल 13 करोड़ 25 लाख से अधिक नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 8,39,596 नमूनों का परीक्षण रविवार को ही कर लिया गया था। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में जिन 511 लोगों की मौत हुई है, उनमें से दिल्ली में 121, महाराष्ट्र के 50, पश्चिम बंगाल के 49, उत्तर प्रदेश के 35, केरल के 27 और हरियाणा के 25 लोग शामिल थे। देश में संक्रमण से अभी तक कुल 1,33,738 लोगों की मौत हुई है। इनमें से महाराष्ट्र के 46,623, कर्नाटक के 11,654, तमिलनाडु के 11,605, दिल्ली के 8,391, पश्चिम बंगाल के 8,025, उत्तर प्रदेश के 7,559, आंध्र प्रदेश के 6,938, पंजाब के 4,614 और गुजरात के 3,859 लोग थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली में महामारी के हालात बद से बदतर हो गए हैं और गुजरात में भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। अदालत ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को 2 दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश कर यह विस्तार से बताने को कहा है कि वर्तमान में कोरोना संबंधी हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। ऐसे में अधिकारियों को कदम उठाने होंगे, अन्यथा दिसंबर में और भी बदतर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति RS रेड्डी और न्यायमूर्ति MR शाह के 3 सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महान्यायवादी संजय जैन से कहा, दिल्ली में हालात काफी बिगड़ गए हैं, खासकर नवंबर के महीने में। आप स्थिति रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि इस बाबत क्या कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोरोना का टीका। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दुनिया में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इससे बचाव के लिए सभी को कोरोना के टीके का इंतजार है। ये इंतजार आपका जल्द ही खत्म हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना का टीका आने के बाद यह सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। मंत्री ने एक निजी समाचार चैनल से कहा कि कोरोना का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। कोरोना महामारी के प्रबंधन में लगे पहली पंक्ति के कर्मी, पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवानों को टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए कोरोना जांच अनिवार्य हो गई है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के लिए संक्रमण मुक्ति को प्रमाणित करने वाली कोविड-19 RT-PCR जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले सभी घरेलू यात्रियों को उड़ान से पहले अपने साथ RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी और उन्हें महाराष्ट्र के हवाई अड्डे पर उतरने पर निरीक्षण टीमों को दिखाना होगा।
आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र में हवाई अड्डों पर उतरने के निर्धारित समय के 72 घंटे के भीतर RT-PCR जांच के लिए नमूना संग्रह किया जाना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड दिल्ली में। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। वहीं तमिलनाडु में समुद्री तूफान का खतरा भी बताया जा रहा है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें, एक जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरे दिन भी 17 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में लगातार दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश का चुर्क व उत्तराखंड का पंतनगर सबसे ठंडे स्थानों में शामिल रहे, जहां तापमान 5.6 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह औसत न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, उमर खालिद ने अदालत के समक्ष कहा, मेरी हिरासत को अवैध रूप से बढ़ाया गया। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने सोमवार को यहां एक अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों से जुड़े एक मामले में उनकी हिरासत अवधि को अवैध रूप से और उनके वकीलों को पूर्व सूचना दिए बिना बढ़ा दिया गया। खजूरी खास इलाके में दंगे से संबंधित मामले में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खालिद ने अब बड़ा बयान दिया। खालिद को इस मामले में 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी तक न्यायिक हिरासत में है। उससे पहले सितंबर में दंगों में बड़ी साजिश से संबंधित एक अलग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों और उसका समर्थन करने वालों के बीच भड़काना था, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे और काफी संख्या में लोग घायल हो गए थे। खालिद की ओर से पेश अधिवक्ता सान्या कुमार ने आरोप लगाया कि मामले में उसकी गिरफ्तारी की शुरुआत से ही उनके वकीलों को रिमांड आवेदनों की प्रतियां नहीं दी गई थी और कब और किस न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा, यह भी जानकारी नहीं दी गई। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, फिल्म विवाद में नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश पुलिस ने सोमवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ वेब सीरीज ए सुटेबल बॉय में कथित रूप से एक मंदिर में चुंबन दृश्य दिखाकर लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह प्राथमिकी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी की शिकायत पर दर्ज की है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के नाम से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने अधिकारियों को इस बात की जांच करने के निर्देश दिए थे कि सीरीज ए सुटेबल बॉय में दिखाए जा रहे दृश्य क्या किसी मंदिर में फिल्माए गए हैं और क्या इससे धार्मिक भावनाओं को चोट लगी है। जांच में प्राथमिक तौर पर यह पाया गया है कि इन दृश्यों से एक विशेष धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का टीका सुरक्षा देने में प्रभावी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भारत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोरोना विषाणु संक्रमण के टीके कोविशील्ड के 3रे चरण के परीक्षणों को कर रहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक यह टीका 90% तक सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। साथ ही इस टीके के जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना भी जताई जा रही है। SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला ने सोमवार को ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बेहद सस्ता, लाने ले जाने में सुविधाजनक और जल्द ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने वाला कोरोना का टीका कोविशील्ड 90% तक सुरक्षा प्रदान करता है।
जबकि इस टीके की अन्य खुराक 62% तक सुरक्षा प्रदान करती है। पूनावाला ने अपने इस ट्वीट के साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक ट्वीट को साझा किया था। इसमें बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना के टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के अंतरिम परिणाम सोमवार को प्रस्तुत किए गए, जिसमें आज संक्रमण की रोकथाम में काफी प्रभावी पाया गया है। एस्ट्राजेनेका कंपनी की मदद से टीके का विकास किया जा रहा है। 2 बार की खुराक के सामूहिक आंकड़ों को देखें तो टीके का प्रभाव 70.4% देखा गया। वहीं 2 अलग-अलग खुराकों में इसका प्रभाव एक बार 90% और दूसरी बार 62% रहा। शुरुआती संकेतों से लगता है कि यह टीका बिना लक्षण वाले संक्रमण के मामलों में विषाणु के प्रसार को कम कर सकता है। ऑक्सफोर्ड टीका समूह के निदेशक और परीक्षण के मुख्य अध्ययनकर्ता प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा कि ये निष्कर्ष दिखाते हैं कि हमारे पास एक प्रभावी टीका है जो कई लोगों की जान बचा सकता है। उत्साह की बात यह है कि टीके की खुराक 90% तक प्रभावी हो सकती है और इसका इस्तेमाल किया गया तो योजनाबद्ध आपूर्ति के साथ अधिक से अधिक लोगों को टीका दिया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में टीका विज्ञान की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा, आज की घोषणा हमें ऐसे वक्त के और करीब ले जाती है जब हम कोविड-19 से होने वाली तबाही को समाप्त करने के लिए टीकों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम नियामकों को विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। इस बहुराष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा रहना सम्मान की बात है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न जातीय और भौगोलिक समूहों के 24,000 से अधिक प्रतिभागियों पर अध्ययन चल रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का निधन। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का सोमवार को निधन हो गया। पिछले दिनों वह कोविड-19 से संक्रमित हुए थे और उपचार के बाद ठीक हो गए थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ जटिलताओं के कारण उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बारे में बताया। गोगोई 84 साल के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी डॉली, बेटी चंद्रिमा और उनका बेटा गौरव है। स्वास्थ्य मंत्री शर्मा ने बताया कि 2001 से 2016 तक असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे गोगोई ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में शाम 5:34 पर अंतिम सांस ली। शर्मा ने कहा, डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी जांच की और पता चला कि हृदय गति रुक गई है। इसके बाद जीएमसीएच के अधीक्षक ने पुष्टि की कि गोगोई अब नहीं रहे। असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई जी को हमारी एबी स्टार की पूरी टीम की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। पंजाब और हरियाणा के खिलाफ वायु गुणवत्ता आयोग में की गई शिकायत। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। हरियाणा और पंजाब की पराली से दिल्ली का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ रहा है। इस मामले में दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति ने दोनों राज्यों की शिकायत वायु गुणवत्ता आयोग के समक्ष दर्ज कराई है और कार्रवाई कराने की जल्द से जल्द मांग की है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस मामले में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पर्यावरण समिति की अध्यक्ष आतिशी ने कहा कि समिति ने आयोग से मुलाकात कर पराली जलाने के मामले में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही तय करने और मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आयोग से पंजाब और हरियाणा की सरकारों को बायोडिकम्पोजर तकनीक से पराली का समाधान करने के आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है। आतिशी ने कहा कि हमने आयोग को बताया कि दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को डिकम्पोज करने के लिए जो एक तकनीक इजाद की है, आयोग इस तकनीक के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकारों को उसका इस्तेमाल करने के आदेश दे। उन्होंने यह भी बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट के साथ भी आयोग ने एक बैठक का आयोजन रखा है। बैठक के बाद आगे की प्रक्रिया पर आयोग फैसला लेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। वायु गुणवत्ता आयोग के पास शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने के जुर्म में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है और उसे 5 साल के लिए जेल तक भिजवा सकती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
हमारी अगली खबर है 2014 से 2029 तक की अवधि भारत के लिए महत्वपूर्ण, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2014 से 2029 तक की अवधि भारत जैसे युवा लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल देश के विकास के लिए ऐतिहासिक रहे और आगामी वर्षों के दौरान बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जो देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें सांसदों के लिए राजधानी दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग पर बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करने के बाद कही। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 1.5 साल के भीतर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के चलते 17वीं लोकसभा का कार्यकाल अभी से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल और संसद की आवास समिति के अध्यक्ष CR पटेल भी शामिल हुए। मोदी ने कहा कि सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि युवाओं के लिए 16, 17, 18 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है और ठीक उसी प्रकार 16, 17, 18 की ये उम्र किसी युवा लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया है। यह समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे यह लोकसभा अभी से ही इतिहास में दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि 18वीं लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा विधेयक पारित किए। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये प्रदर्शन पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। पिछली सर्दियों में भी लोकसभा की उत्पादकता 110% से ज्यादा रही है। उन्होंने कहा सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे अनेकों परियोजनाएं थी जो कई बरसों से अधूरी थी, लटकी पड़ी थी। कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।